अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ पानीपत मूवी देख रहा था। इस मूवी में पानीपत की तीसरी लड़ाई की कहानी दिखाई है, बट पिक्चर के स्टार्टिंग में मराठाओं के लीडर सदाशिव राव अपनी सेना लेके उदगिरी के किले पे हमला करते हैं। फिर उसके बाद मूवी में एक और सीन है जब सदाशिव राव फिर से अपनी एक आर्मी को लेके जाते हैं और दिल्ली के किले पे हमला करते हैं। ऐसा ही आपने एक इंग्लिश मूवी में देखा होगा, ब्रेव हार्ट, जहाँ पे जो हीरो है विलियम वॉलेस वो ब्रिटेन के किले पे हमला करते हैं। तो ऐसी जितनी भी वॉर मूवीज है, खास करके ऐसी मूवीज जिसमें बहुत पुराने जमाने की लड़ाइयों को दिखाया गया है, तो उसमें आप बार बार ये बात नोटिस करोगे कि ऐसे किलों पे हमला किया जाता है। अब आप एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि आप उस जमाने के एक बहुत बड़े राजा हो और आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया है जो आपके कंट्रोल में है। बिल्कुल आपका जहाँ पे एरिया खत्म होता है वहीं से एक दूसरा एरिया शुरू होता है जिसका राजा कोई और है। अब आपको ये चाहिए कि जो साथ वाला एरिया है वो भी आपके साथ जुड़ जाए, तो आप ये डिसाइड करते हो कि जो साइड वाला एरिया है उस पर आप हमला करोगे। आप जानते हो कि जहाँ पे आपका एरिया खत्म होता है, जहाँ बॉर्डर है, वहाँ पे बॉर्डर के इस तरफ आपके पास एक किला है और बॉर्डर से बिल्कुल लग के उस तरफ दुश्मन का एक किला है। आप ये भी जानते हो कि बॉर्डर के पास जो भी किले होते हैं उसमें कभी राजा नहीं बैठते, उसमें बस छोटे मोटे कोई मंत्री होते हैं या कोई लीडर होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जो साथ वाला एरिया है वो बिल्कुल आपके साथ मिल जाए, तो आपको जाके साथ वाले एरिया का जो राजा है उसको हराना पड़ेगा और उसके लिए आपको राजा के किले पे हमला करना पड़ेगा। जो बॉर्डर पे जो किला है उस पर जीत हासिल करके आप कुछ पाओगे नहीं। फिर भी आपके लिए जरूरी है कि अगर आपको दुश्मन के राजा के किले पे हमला करना है तो उससे पहले जो बॉर्डर के पास किला है उस पर आपको अटैक करना पड़ेगा, उसको जीतना पड़ेगा। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप किसी एरिया के राजा हो और आपको किसी दूसरे एरिया को अपने साथ मिलाना है, तो आपको रास्ते में जो किले पड़ रहे हैं उनको जीतना जरूरी क्यों होता है? आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जब आप आगे बढ़ रहे हो और आपने किला देखा तो उससे दूर से ही आप निकल जाओ और जाके जो मेन जो किला है जहाँ पे राजा बैठा है उस पर हमला करो? इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, ये जो किले होते हैं इन किलों का हमेशा एक सरदार होता है और सरदार के साथ बहुत सारे आर्म्ड फौजी रहते हैं। ऐसे फौजी जिनके पास बहुत सारा असला है, बहुत हथियार है और बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। उसके साथ साथ किलों के अंदर अक्सर नॉर्मल जनता भी होती है। तो मान लीजिए कि आप किसी मेन किले पे हमला करने जा रहे हो और आपने देखा रास्ते में एक छोटा किला है, और अगर आप उस किले के साइड से निकल गए तो वो जो किला है उसमें जो लोग हैं, जो फौजी हैं, वो देख लेंगे कि यहाँ से एक फौज जा रही है जो हमसे बच के आगे अटैक करने जा रही है। तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस किले के अंदर जो लीडर है, जो फौजी है, वो जब आपकी सेना निकल जाएगी तो पीछे से आपकी सेना पे हमला करेगा। और मान लीजिए कि वो किला बहुत छोटा है, वो उसमें उतनी बड़ी सेना नहीं है, तो आपकी सेना पे हमला नहीं भी करेंगे, बट आपकी जो सप्लाई लाइन है जहाँ से आपको खाना मिल रहा है उस पर वो हमला करेंगे। और आपके जो कम्युनिकेशन लाइन्स हैं, जो पीछे से आपके जो दूत हैं, मैसेंजर हैं, जो मैसेज आप तक पहुँचा रहे हैं, उन पर वो हमला करेंगे ताकि जो आपकी जो मार्च है आपकी आर्मी की उसमें कठिनाई आ जाए। इसीलिए अगर आप हमला कर रहे हो और आपने देखा कि दूर एक किला है, तो उस पर हमला किए बिना, उसको जीते बिना अगर आप आगे बढ़े तो आपको हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं पीछे से मेरी आर्मी पे इस किले के फौजी हमला ना कर। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत सा एग्जांपल है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जर्मनी ने पेरिस पे कब्जा कर लिया था और पूरे फ्रांस में आधी जगह पे जर्मन ऑक्यूपेशन था और आधी जगह पे विची फ्रांस की सरकार थी, तो अभी कहने के लिए तो जर्मनी कंट्रोल कर रहे थे फ्रांस को, फिर भी फ्रांस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जर्मन से बहुत नाराज थे और उनके ऊपर लगातार छोटे छोटे अटैक करते थे और फिर भागते थे। इनको कहते थे रेजिस्टेंस फाइटर्स। यानी ये डायरेक्टली जर्मन फौज से सामने हमला नहीं कर रहे, बट जर्मन फौज की कोई ट्रेन जा रही है तो उस पर हमला कर रहे हैं, उनका कोई मैसेंजर जा रहा है, उनकी सप्लाई लाइन्स को तोड़ फोड़ रहे हैं, ट्रेन की पटरी उखाड़ रहे हैं या फिर कहीं पे ब्लास्ट कर रहे हैं। इस तरह से वो जर्मन मिलिट्री को परेशान कर रहे थे। और ऐसा सिर्फ फ्रांस में नहीं हुआ था, पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप में जहां जहां पे जर्मनी ने मिलिट्री ऑक्यूपेशन किया था, यानी वहां की सरकार को, वहां की मिलिट्री को हरा दिया था, तो सिविलियंस क्या करते थे, ऐसे ग्रुप बना लेते थे और अपने आप को रेजिस्टेंस फाइटर्स कहते थे। और उनका मकसद ये था कि चलो हम मिलिट्री वाले एंगल से तो हार चुके हैं, बट फिर भी हम जर्मन मिलिट्री को आसानी से यहाँ पे रहने नहीं देंगे, उनकी नाक पे दम कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही पुराने जमाने की लड़ाइयों में भी होता था कि आप किसी जगह पे हमला करने के लिए गए और आपने देखा कि दूर 6 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर एक किला है, वहाँ पे फौजी है और उस पर मैंने हमला नहीं किया और मैं आगे बढ़ गया, तो कॉन्स्टेंटली आपके मन में डर रहेगा कि कहीं वहां से फौजी आके मेरे पे हमला ना कर दे। दूसरा रीजन, ये जो किले होते थे ये कहीं बहुत रैंडम या किसी सुनसान जगह पे या किसी रेगिस्तान के बीचों बीच नहीं होते थे। जनरली ये किले बनाए जाते थे ऐसी जगहों पे जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी नदी के किनारे पे या फिर पहाड़ों के बीच में। कई बार किले पहाड़ों की बिल्कुल टॉप पे बनते थे, जैसे पुणे का जो सिंहगढ़ किला है वो बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे है। मैं खुद सिंहगढ़ के किले पे गया हूँ और वो आप जब वहाँ जाते हो, इतनी ऊंचाई पे आप पहुँचते हो, तो आपको पता चलता है कि कितने दूर तक आप पुणे शहर को देख पा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी लोकेशन पे जब आप एक किला बनाते हो
तो आपका मकसद ही ये होता है कि बहुत दूर तक, मतलब 20, 30, 50 किलोमीटर तक भी कोई भी बड़ी सेना अगर निकल रही है तो उसको आप देख पाओगे। अब आप सोच के देखो कि आप एक ऐसे कमांडर हो, आपको पता है कि 50 किलोमीटर दूर एक किला है पहाड़ के ऊपर, और आप जानते हो कि वहां तक पहुंचना मुश्किल है, तो उन पर हमला नहीं करते हैं, हम सीधा आगे निकल जाते हैं। अगर आपने गलती की तो वो जो पहाड़ पे किले वाले बैठे हैं, वहां पे जो फौजी हैं, वो तुरंत मैसेंजर भेज के आगे जहां आप जा रहे हो वहां बता देंगे कि भाई यहाँ पे आप पे हमला करने के लिए आ रहे हैं, आप सतर्क हो जाइए। तो इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई किला है जिसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे वो किला है, तो उसको अगर आपने कैप्चर कर लिया तो उस पूरे इलाके में, मतलब 20, 30, 50 किलोमीटर की पूरे एरिया में आपका दबदबा बन जाएगा और आप उस पूरे एरिया को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से भारत के इतिहास में बार बार दिल्ली के किले पे और आगरा के किले पे हमले हुए हैं, क्योंकि अगर आपने वो किले जीत लिए तो उस पूरे एरिया में आपका दबदबा बन जाएगा। तीसरा रीजन ये है कि इन किलों के अंदर होते थे फौजी और उनके पास होते थे हथियार और खाना पीना। तो आपने एक बार उस किले को कैप्चर किया तो वो सारे हथियार आपको मिल जाएंगे और खाना पीना आपको मिल जाएगा, कई बार आपको मेडिकल सप्लाईज वहां मिल जाती है। तो एक तरह से उन सारे संसाधनों पे, उन रिसोर्सेज पे आपका कब्जा हो जाता है। तो मान लीजिए कि आप बहुत दूर से मोर्चा लेके आए हैं हमला करने के लिए और आप 1-2 दिन से मार्च कर रहे हैं, इस किले को आपने कैप्चर कर लिया तो सारी सप्लाईज आपको मिल जाएंगी, तो वहां पे आपकी सेना आराम कर सकती है। और इसी के बाद नंबर 4 रीजन जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि एक बार आपने किले को कैप्चर कर लिया तो उस किले को आप अपना मिलिट्री बेस बना सकते हो और यहाँ पे ठहर सकते हो, आराम कर सकते हो और फिर कुछ दिनों के बाद आगे मूव कर सकते हो। इसी वजह से अगर किला आपके सामने है तो उसके साइड से निकलना अक्सर बेवकूफ़ी होती है, आपको उस किले को जीतना ही होता है। 5वां रीजन ये है कि कई बार किलों की एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्रेवहार्ट मूवी में दिखाया है कि विलियम वॉलेस जाके ब्रिटेन में यॉर्क के किले पे हमला कर देता है, उसका मकसद ये था कि वो ब्रिटेन के राजा लॉन्गस्टैंक्स को दिखाना चाहता था कि देखिए मैंने आपके देश में आके आपके एक किले पे हमला किया और उसको जीत लिया। इस तरह से विलियम वॉलेस ब्रिटेन के राजा को और वहां की पूरी जनता को एक मैसेज भेज रहा था कि आपने स्कॉटलैंड पे जो इतने साल तक राज किया है, हम ना सिर्फ आपको अपने देश से भगा दिया है बट आपके देश पे भी हमने हमला कर दिया है। तो इस वजह से किले को कैप्चर करना एक सिंबॉलिक चीज भी होती है, एक तरह से बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री होती है आपके लिए, और आपके दुश्मन के लिए एक साइकोलॉजिकल हार होती है अगर उसने किसी इंपॉर्टेंट किले को अपने हाथ से गवा दिया। तो ये तो ऐसे 5 इंपॉर्टेंट रीजन हो गए कि अगर किला है सामने तो उसको बिना कैप्चर किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर भी इतिहास में बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि आपने किला देखा और उसके साइड से आप निकल गए। ज्यादातर ये स्ट्रेटेजी फेल ही होती थी बट कई बार सक्सेसफुल भी हुई है। इसके मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा जो बहुत फेमस है। एक तो था साल 1815 में यूरोप में हुआ था, जब फ्रांस में वापस नेपोलियन आ गया था तो उसको हराने के लिए ब्रिटेन ने ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को भेजा था, और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन भी ये कर रहे थे, वो फ्रांस में वेस्ट साइड से घुसे थे और उनके रास्ते में जो भी एकदम इंपॉर्टेंट किले थे उन्हीं पे वो हमला कर रहे थे और छोटे छोटे किलों पे वो हमला नहीं कर रहे थे, वो आगे बढ़ जा रहे थे। और जो उनके पीछे प्रशियंस की फौज आ रही थी उन्होंने इन छोटे छोटे किलों पे हमला किया। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी ब्रिटेन की कि सिर्फ मेन किलों पे ही हमला करेंगे, वो सक्सेसफुल हुई थी। दूसरा एग्जांपल, वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 में जब जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड किया था तो फ्रांस लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने अगली बार ताकि कोई इन्वेजन ना हो जर्मनी की तरफ से, उन्होंने अपने और जर्मनी के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी सी एक दीवार बना दी थी जिसको मैजिनो लाइन कहते थे। एग्जैक्टली दीवार तो नहीं थी बट बहुत बड़े बड़े फोर्टिफिकेशंस थे वहां पे, उन्होंने बड़ी बड़ी गन्स लगा के रखी थी, अंडरग्राउंड बहुत कुछ उन्होंने बना के रखा था ताकि यहाँ से जर्मन्स आ ना पाए। तो इसके जवाब में जर्मन्स ने क्या किया, जो मैजिनो लाइन थी, जर्मन्स जानते थे कि वो इतनी मजबूत है कि उसको हम तोड़ने जाएंगे, भेदने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो मैजिनो लाइन के साइड से निकल गए एक जंगल से जो आर्डेन जंगल था। बट यहाँ पे भी जर्मन्स की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जंगल से निकल के फ्रांस में पहुंच गए तो अब वो जीत चुके हैं, नहीं, अगर वो आगे पहुंच भी गए फ्रांस के अंदर, फिर भी फ्रांस के पास इतनी मिलिट्री थी कि वहां पे भी जर्मन्स को रोक सकते थे। तो जर्मन्स ने ये तकनीक लगाई कि उन्होंने कहा कि हम जब पहुंच जाएंगे फ्रांस में तो भी रुकेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, हम कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहेंगे। इसी वजह से यहाँ पे जो जर्मनी के आर्मर्ड डिविजन्स थे, जो उनके पास इतने सारे टैंक्स थे और आर्मर्ड व्हीकल्स थे, उनको लगातार फ्रांस में घुसने के बाद भी आगे लेके जा रहे थे। इसी वजह से जर्मनी के जो फौजी हैं वो पीछे रह गए थे पर उनके टैंक्स बहुत आगे बढ़ रहे थे तेजी से, और इसी वजह से फाइनली आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने जितनी भी एलाइड साइड की फौजी थी, चाहे ब्रिटिश फौजी हो गई, फ्रेंच फौजी हो गई, उनको पीछे धकेलते धकेलते वो डनकर्क तक ले गए थे। और उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता मोड़ा और फिर उन्होंने पेरिस पे हमला किया। यही जो उनकी टेक्निक थी जिसमें उन्होंने बहुत तेजी से फ्रांस के ऊपर हमला किया, पेरिस को जीता,
इसको वो ब्लिट्जक्रीग कहते थे। ब्लिट्जक्रीग इतना सफल इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास बहुत तेज स्पीड थी। सिर्फ फायर पावर नहीं थी जर्मनी के पास, सिर्फ उनके टैंक्स अच्छे नहीं थे, क्योंकि टैंक्स तो अच्छे फ्रांस के भी थे, फायर पावर तो फ्रांस के पास भी थी, बट जर्मनी के पास थी गति। और इस गति को देख के फ्रेंच मिलिट्री पूरी तरह कंफ्यूज हो रही थी। मैंने ब्लिट्जक्रीग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है कि क्यों ये इतना सक्सेसफुल हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पर ऐसी बात भी नहीं है कि अगर आपको जीतना है तो हर बार ब्लिट्जक्रीग ही यूज करोगे, क्योंकि ब्लिट्जक्रीग भी फेल हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में ही, जब जर्मन्स ने यही टेक्निक सोवियत यूनियन में यूज की। वहां पे भी उनका यही था कि हम तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन को कैप्चर कर लेंगे और जितने बीच में फौजी होंगे उनको घेर लेंगे। बट सोवियत यूनियन में वो चीज़ फेल इसलिए हो गई क्योंकि सोवियत यूनियन बहुत बड़ा है और इस चीज़ को जर्मन मिलिट्री ने अंडर एस्टिमेट किया। उसके बाद सोवियत यूनियन के मौसम ने, वहाँ की ठंडी ने भी जर्मन एडवांस को रोका। तो कुल मिला के वही ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी जिसने इतना कमाल दिखाया था फ्रांस में, वो सोवियत यूनियन में जाके पूरी तरह धाराशायी हो गई। तो ये फेल क्यों ही टेक्निक, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वर्ल्ड वॉर 2 का, जर्मनी का, इस एग्जांपल को अगर आप किलों के जमाने में लेके जाओ, जब किलों पे हमला करते थे, तो अगर आपके सामने किला है और आपने वही ब्लिट्जक्रीग लगाया, आपके साइड से तेजी से निकल गए, तो जरूरी ये है कि साइड से आप तेजी से तो निकल जाओ, बट जाके सीधा जो मेन जगह है पेरिस है, यानी आपके जो मेन राजा है उनका जो किला है, उन पे आपको हमला करके उसको आपको जीतना पड़ेगा। अगर आपने किला साइड में छोड़ दिया, उसको कैप्चर नहीं किया, और अगर आप तेजी से मेन किला जहाँ पे राजा बैठता है वहां नहीं पहुंच पाए, तो ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो फेल हो जाएगी। इसी वजह से बहुत सारी वॉर मूवीज में दिखाया जाता है कि इतने सारे लोग बार बार जाके किलों पे ही हमले कर रहे हैं, और अगर हमला नहीं कर रहे हैं तो किले के आसपास एक सीज डाल के बैठ जाते हैं, मतलब घेराबंदी करके बैठ जाते हैं। ये चीज आपने ट्रॉय मूवी में देखी होगी और हिंदी मूवीज में पद्मावत में आपने देखा होगा। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले पे हमला करने गया तो वो अंदर नहीं गया, वो बस बाहर घेराबंदी करके बैठ गया। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको किसी पड़ोसी राज्य पे पूरी तरह कब्जा करना है तो रास्ते में जो किले आ रहे हैं उनको आपको जीतना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब जरूर करें।